नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी लिखी कहानी इच्छा मृत्यु का तीसरा और आखिरी हिस्सा। आगे बढ़ने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि इस कहानी में अब तक क्या क्या हुआ। शहर के एक बड़े अस्पताल नेशनल हॉस्पिटल के पैलेटिव केयर वार्ड में भर्ती एक मरीज निरंजन, जिसे एक लाइलाज बीमारी है, वो अदालत से इच्छा मृत्यु मांगता है, लेकिन उसकी अपील खारिज हो जाती है। निरंजन दरअसल एक कैदी था जिसे जेल में एक बीमारी लगी थी। उसके शरीर में फोड़े फुंसी हो गए थे और वो जख्म से भर गया था उसका जिस्म। निरंजन एक तांत्रिक व्रजानंद अघोरी के कत्ल की सजा के तौर पर जेल में बंद हुआ था। निरंजन दर्द से तड़प रहा था, वो मर जाना चाहता था, इसलिए वो अस्पताल के डॉक्टर मिर्जा से गुजारिश करता है कि उसे वो जहर देकर मार दे। डॉक्टर मिर्जा पहले तो मना करते हैं, लेकिन निरंजन की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती और इसलिए वो उसे मार देते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें निरंजन हर जगह दिखाई देने लगता है। वो जहां भी जाते हैं उन्हें निरंजन वहां पहले से मौजूद मिलता है और वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है। पहले डॉक्टर मिर्जा को लगता है कि ये उनका गिल्ट है क्योंकि उन्होंने किसी को मारा है, लेकिन जब वो बाद में लगातार दिखता है तो वो इस बारे में पता करने के लिए निरंजन के बेटे का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं। उसका बेटा पारितोष बताता है कि पिताजी यानी कि निरंजन ने तांत्रिक व्रजानंद अघोरी का कत्ल उसी के कहने पर किया था, ठीक वैसे ही जैसे निरंजन ने डॉक्टर से कहा कि जहर का इंजेक्शन उसे लगा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रजानंद अघोरी के पास एक सिद्धि थी, और वो ये कि वो दुनिया में सिर्फ तब मरेगा जब वो खुद चाहेगा। वो हजारों साल तक किसी दुनिया में रह सकता है, शरीर बदल बदल कर। जब भी शरीर बूढ़ा होगा तो एक नया शरीर ले सकता है, लेकिन उसे शरीर उसी शख्स का मिल सकता है जो शख्स उसका कत्ल करेगा। यानी व्रजानंद अघोरी निरंजन का शरीर लेना चाहता था, इसलिए उसने निरंजन से कहा कि वो उसका कत्ल कर दे। लेकिन बाद में जेल में उसे एक बीमारी हो गई और फिर वो एक नया शरीर चाहता था, इसलिए उसने इच्छा मृत्यु मांगी और बाद में डॉक्टर से कहा कि वो उसे मार दे। अब डॉक्टर की मौत होते ही व्रजानंद उसके शरीर में आ जाएगा। वो तब तक डॉक्टर के साथ साथ रहेगा और सिर्फ उसे दिखेगा जब तक डॉक्टर की मौत नहीं हो जाती। डॉक्टर मिर्जा उससे पूछता है कि इससे निजात का क्या रास्ता है, तो पारितोष कहता है कि आप किसी और का कत्ल कर दीजिए, निरंजन या व्रजानंद उसके शरीर में चला जाएगा। डॉक्टर के लिए ये बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन आखिरकार वो फैसला करता है कि वो कत्ल करेगा। अब सुनते हैं इस कहानी में आगे। देखिए, एक डॉक्टर के तौर पर मेरे लिए इन बातों पर यकीन करना नामुमकिन था, खासकर मेरे जैसे एक बड़े सर्जन के लिए। लेकिन जब आप अपनी आंखों से सब कुछ सामने होता हुआ देखते हैं तो यकीन हो ही जाता है। अगर कुछ महीने पहले कोई और शख्स मुझसे किसी दोपहर अस्पताल में कहता और ये सब बताता कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं कहता कि तुम किसी न्यूरो डिपार्टमेंट में जाओ या मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, मैं उसे वहीं रेफर करता। और मैं उससे ये भी कहता कि ये सब उसके मन का वहम है। लेकिन मैं ये वहम कैसे मान लूं जब वो काली आकृति हर समय मेरे साथ रहती थी। उसकी दो चमकती हुई लाल आंखें हमेशा मेरा पीछा करती थी। वो मेरी मौत के इंतजार में बैठी रहती थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये सब कुछ सच है, लेकिन एक ऐसा सच जिसे मैं दुनिया में किसी को भी बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने एक ऐसे मामले अक्सर सुने होंगे या अखबारों में पढ़े होंगे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे देखे होंगे, जिनमें बताया जाता है कि कोई शख्स अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में या घर में ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन 10-15 सेकंड के बाद उसकी सांसें फिर से लौट आती हैं, वो बच जाता है। डॉक्टर्स उसे क्लिनिकली डेड घोषित कर चुके होते हैं, लेकिन उसकी धड़कनें वापस आ जाती हैं, वो जी उठता है। दुनिया इसे करिश्मा कहती है। लोग कहते हैं कि वो मौत के मुंह से वापस आ गया। मैं भी अब तक यही मानता था, लेकिन पारितोष से बात करने के बाद पता चला कि दरअसल वो लोग जिंदा नहीं होते, वो लोग कोई और होते हैं। उन लोगों में कोई और जिंदा हो जाता है। व्रजानंद अघोरी जैसी आत्माएं उस सिद्धि को जानती हैं। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में हजारों सालों से जिंदा है। ये जिस्म बदल बदल कर दुनिया को जी रहे हैं और तब तक जिएंगे जब तक वो इस दुनिया की हर खुशी, हर आनंद, हर सहूलत का भोग ना कर ले।
वो आकृति अब भी मेरे साथ थी। वो जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी लाल चमकती हुई आंखें मेरे साथ साथ चलती थी, मेरी मौत का इंतजार करते हुए। जैसे ही मैं मरता 10 सेकंड के बाद 11वें सेकंड में मैं फिर जी उठता। दुनिया समझती कि मैं बच गया हूं, लेकिन वो मैं नहीं होता, वो प्रजानंद अघोरी होता। और यही क्रम इस दुनिया में चल रहा है हजारों सालों से, लेकिन कोई यकीन नहीं करता सिवाय उसके जिसके साथ ये होता है। जैसे कि मैं, अब मैं चाहे घर में होता, चाहे दफ्तर में होता, जिम में होता, वो लाल आंखों वाली काली आकृति, वो साया मेरे आसपास बैठा दिखाई देता हमेशा। सोचिए कैसा लगेगा आपको कि हर समय एक आदमी आपकी तरफ लगातार देख रहा है और वो इंतजार कर रहा है आपकी मौत का। बार बार आपकी तरफ इस तरह देखता है कि एक दिन और कम हुआ इसका, 1 घंटा और निकल गया, ये मौत के और करीब आ गया। वो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ और ज्यादा उम्मीद से भर जाता है। इससे निजात पाने का बस एक ही रास्ता था, पर वो था किसी का कत्ल करना। कत्ल करना देखिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नफ्स बचाने के लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर था, हमारा पेशा लोगों की जान बचाने का था और इसी की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब मैं किसी को मारने वाला था। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने जिंदगी में इस तरह का तजुर्बा पहले कभी नहीं किया था। मैं एक शिकार का इंतजार करने लगा। एक दिन मैं अपने ही अस्पताल में एक मरीज का पुराना रिकॉर्ड चेक करने के लिए, हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड रूम होता है, मैं वहां गया। फाइलों से भरा हुआ एक पुराना कमरा था। अस्पताल अभी पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुआ था, तो पुराना जो डेटा था वो सब कुछ फाइल्स में था। रिकॉर्ड रूम के एक हेड हैं तिवारी जी, मेरे जानने वाले थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि निरंजन का रिकॉर्ड भी तो यहीं होगा। मैंने यूं ही उनसे एक फेवर मांगा कि मरीज नंबर फलां की फाइल दिखा सकते हैं क्या तिवारी जी। तिवारी जी थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक ऊपर से एक फाइल लेकर आया। उसको झाड़ते हुए धूल में पटी हुई फाइल थी, कत्थे रंग की। तो गड्डियों में से एक फाइल निकालकर वो मेरे पास आए। लीजिए, क्या देखना है इसमें? उन्होंने कहा, ये तो चला गया बेचारा। मैंने कहा, हाँ नहीं, बस ऐसे ही एक दूसरे केस के रेफरेंस के लिए देखना चाहता था। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। सारी डिटेल्स तो वही थीं जो मैं पहले से जानता था, लेकिन एक डिटेल ऐसी थी। केस हिस्ट्री के तौर पर लिखा था कि जेल में रहते हुए निरंजन का एक बार उसे दिल का दौरा पड़ा था और 10 सेकंड के लिए वो क्लिनिकली डेड हो गया था। ये उस वक्त की बात है जब उसके जिस्म में वो जख्मों वाली कोई बीमारी नहीं थी। वो एक हट्टा कट्टा आदमी था। अघोरी के कत्ल की सजा के तौर पर वो यहाँ आया था, लेकिन तब वो अस्पताल में चीखता चिल्लाता था कि उसे कोई अदृश्य शक्ति दिखाई दे रही है, कोई आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा। 10-12 सेकंड के लिए उसकी धड़कनें बंद हो गईं। वो क्लिनिकली डेड हो गया, लेकिन फिर अचानक उसकी सांसें वापस आ गई और वो बच गया। और इसके बाद उसने उस अदृश्य आकृति के आसपास होने की शिकायत कभी नहीं की। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, एक आम जिंदगी जीने लगा। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि वो आदमी जो अस्पताल में था, जिसे मैं जानता था, वो निरंजन नहीं था। निरंजन की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब उसे दिल का दौरा पड़ा था जेल में, और वो 10 सेकंड के लिए मरा था। जो उसके बाद जी उठा था वो प्रजानंद अघोरी था। रात के वक्त जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तो मैं अपने बेडरूम में बिस्तर पर एक तरफ लेटा हुआ था। बगल में बीवी सो रही थी और मेरी नजर पैतियाने बैठी उसी काली आकृति की लाल आंखों पर थी जो मुझे टकटकी बांधे हुए देख रही थी, उम्मीद से कि काश आज की रात इसकी आखिरी रात होती। मैं इस जिंदगी से ऊब गया था, इससे निजात पाना चाहता था। हालांकि अब मुझे इससे डर नहीं लगता था, पर इससे दूर चाहता था। मैं एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था, और इसके लिए मुझे किसी का कत्ल करना था, और वो आसान नहीं था।
इसीलिए कत्ल करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो जुटाने में मुझे कई साल लग गए। इतने साल मुझे साथ साथ चलते हुए साए की आदत हो गई थी। मेरी बेटी बड़ी हो गई थी और मैं एक मशहूर सर्जन बन गया था। अब मैं नए शहर के एक दूसरे अस्पताल में था। आखिरकार एक रोज मैंने हिम्मत जुटा ली और फैसला किया कि आज मैं इस साए से निजात पा लूंगा, क्योंकि आज मैं कत्ल करूंगा ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का कत्ल। एक रोज मुझे ड्यूटी रोस्टर से पता चला, अपने नाम के आगे देखा मैंने एक सर्जरी लिखी हुई है। एक पेशेंट थी, एक औरत, उसकी फेफड़ों में एक हिस्सा खराब हो गया था, उसे निकालना था, बहुत रिस्की ऑपरेशन था और मुझे उस मरीज़ा की तमाम मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट्स दी गई। मैंने पढ़ना शुरू किया और तय किया कि इस मरीज़ा को कत्ल करना सबसे मुनासिब होगा। 10 सेकंड की मौत होगी, उसके बाद उसकी धड़कनें वापस आ जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जानता था कि इसके बाद वो औरत कभी वो औरत नहीं रहेगी जो कभी थी। यह कत्ल ही था। मैं तो जानता था ना कि यह कत्ल है, यह कत्ल उसकी यादों का होगा, उसकी आदतों का होगा। लेकिन फिर भी मैं इस कत्ल के लिए तैयार था, क्योंकि अब मुझे उस साए से निजात चाहिए थी। दोपहर 3:57 पर एक ऑपरेशन थिएटर में मैं मौजूद था। मेरे इर्द गिर्द जूनियर डॉक्टर्स थे, असिस्टेंट थे, कुछ नर्सेस भी थी। मैंने कहा, सो आर वी रेडी, शुरू करें? सबने यस सर में सर हिलाया। ओके, फॉरसेप्स नंबर 10 प्लीज, कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाया। पेशेंट सामने लेटी हुई थी, उन पर एक बड़ी सी स्पॉटलाइट थी। मैंने नजर घुमाकर देखा तो लाल आंखों वाला काला साया उसी ऑपरेशन थिएटर में साथ था। वो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पास बैठा हुआ था। मैंने खैर वापस मरीज की तरफ देखा और मैं अपने काम में लग गया। मैंने एक ब्लेड लिया और मरीजा के पेट पर चलाया। खून की धार जिस्म पर लगी कट से बहने लगी और कुछ ही देर में उसके फेफड़े पेट की गहराई में खून से लथपथ दिखने लगे। कुछ और प्रोसीजर्स मैंने किए। उसके बाद मॉनिटरिंग यूनिट पर अचानक उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। सर, दिस इज गेटिंग वर्स्ट, एक जूनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा और वो अपनी कॉमन सेंस से इंजेक्शन तैयार करने लगी। मैं भी जानता था कि उसे वो पैरा ऑपरेटिव हाइपरटेंशन बीटा इंजेक्शन देना जरूरी था, लेकिन मैंने उस डॉक्टर को रुकने का इशारा किया। सारे डॉक्टर मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बोला, सर बट इट्स, आर यू श्योर? मैंने हाँ में सर हिलाया और फेफड़े की नली में जो ब्लॉकेज आ गई थी उसे डिसेक्टिंग फोर्सेप्स से साफ करने लगा। पेशेंट की आती जाती सांसों से फेफड़े बार बार फूल रहे थे, लेकिन हर सेकंड के साथ वो मौत के मुंह की तरफ और जा रही थी। मशीन में बीप लगातार तेज हो रही थी। मैंने देखा कि जैसे जैसे वो मौत की तरफ बढ़ रही है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा वो काला साया अचानक अपनी जगह से आहिस्ता से उठा और बड़ी उम्मीद के साथ वो उस तरफ आने लगा, ऑपरेशन टेबल की तरफ। उसे लगा कि अब वो बस मारने वाली है। सर, द बीपी इज ड्रिपिंग सर, इट्स गेटिंग लीथल सर, एक और डॉक्टर ने कहा। वी शुड इंजेक्ट द पैरा ऑपरेटिव नाउ सर। तो मैंने कहा, नो वी शुड नॉट। मैं थोड़ा तेज आवाज में बोला ताकि प्रेशर बना सकूं। दिस केस इज डिफरेंट। तुम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते क्या केस की? मैंने तेज आवाज में कहा तो वो जूनियर डॉक्टर थोड़ा घबरा गया। मैं देख रहा था कि सामने लगे मॉनिटर पर पेशेंट की धड़कनें गिरती जा रही थी और हर गिरती हुई धड़कन मुझे मेरी आजादी की तरफ ले जा रही थी। मैं कुछ और वक्त ले रहा था ताकि केस थोड़ा और बिगड़ जाए और मैं पलट कर देखा तो काले साहब पर हल्का हल्का चेहरा निरंजन को भरने लगा था। वो खून से लथपथ था और खुश था। वो तैयार था उस मरीजा के जिस्म में दाखिल होने के लिए, एक नई जिंदगी के लिए। ये उसकी मुक्ति का समय था। धड़कनों को सिर्फ 10-15 सेकंड्स के लिए रुकना था और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता। किसी को पता भी नहीं चलता क्या हुआ। पेशेंट की सांसें अचानक उखड़ने लगी, बीप तेज होने लगी, मेरे हाथ कांप तो रहे थे। मैं अपने से बस, अपनी उस आजादी से बस एक कदम दूर था। थोड़ी देर के बाद मैं हमेशा के लिए एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। ये साया कभी मेरे साथ नहीं रहता। मैं खुश था, लेकिन तभी ना जाने कहां से मेरे जहन के अंदर एक आवाज गूंजी।
मेरे किरदार की आवाज, मेरे कॉन्शियंस की आवाज, मेरे ज़मीर की आवाज। ये क्या कर रहा था मैंने खुद से पूछा। अपनी जिंदगी पहले जैसी करने के लिए किसी और की मौत का इंतजाम कर रहा हूं मैं। मेरे हाथ रुक गए। ये एहसास मुझे कचोट रहा था कि मैं 10 सेकंड की मौत के बाद ये औरत दोबारा वो औरत नहीं रहेगी। कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं तो जानता था कि ये उसकी मौत होगी। मुझे अपने हाथों पर फिर से खून दिखाई दे रहा था और ये खून हमेशा दिखना था। सर व्हाट डू वी डू नाउ? एक डॉक्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा। सर दिस इज गेटिंग वेरी, सो शी इज कोलैप्सिंग सर। मैंने मरीज को देखा, पलटकर एक बार फिर साए की तरफ देखा। निरंजन के चेहरे पर फैली हुई डरावनी मुस्कुराहट थी और वो करीब आ रहा था और करीब, उस औरत के शरीर में शामिल होने के लिए। मैंने अचानक एक फैसला ले लिया। मुझे इंजेक्शन दो, मैंने कहा, और असिस्टेंट ने जल्दी से वो इंजेक्शन मेरे हाथ में रखा। अचानक निरंजन ठहर गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो वापस उल्टे पांव लौटने लगा। मैंने गहरी सांस ली और फिर उस पेशेंट को हाइपोटेनिक्स 4 इंजेक्शन पुश किया। अचानक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मैंने उसके फेफड़ों का फिर ऑपरेट करना शुरू किया, वैसे ही जैसे मैं नॉर्मली करता था। कुछ देर के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो सामने खड़े मरीज के रिश्तेदारों ने मुझे घेर लिया। उनकी आंखों में बेचैनी थी, डर था और जुबान पर एक सवाल था। डॉक्टर साहब वो कैसी है अब? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, फिक्र मत कीजिए, अब ठीक है। और ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। उसी गैलरी से निकलते हुए 10 कदम और बढ़ने के बाद मैंने पलट कर देखा। निरंजन निथरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। मैं डरा नहीं, ना मैं उससे ऊबा। मैं मुस्कुराया और आगे चल दिया। मुझे उसका साथ होना इतना नहीं खल रहा था जितना शायद मुझे ये खलता कि मैंने किसी को वहां मार दिया जहां लोगों को बचाया जाता है। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, मुझे वो बेदाग नजर आ रही थी। अब मुझे उस काले साए से डर नहीं लगता। वो रहता है हमेशा मेरे आसपास। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब वो कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, तो इस वक्त भी वो मेरे आसपास है, यहीं कहीं पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में जो भी आप कहना सुनना चाहते हैं, 3 पार्ट की कहानी थी ये, तो काफ़ी लंबी हो गई, पर जो भी आप कहना चाहते हो वो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप इस कहानी को Spotify पर सुन रहे थे या Apple पॉडकास्ट पर या फिर जियो सावन पर या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर, तो आप हमें रेटिंग्स दीजिए और जहाँ पर स्टार बना होता है उस पर क्लिक करके जितनी भी आप हमें स्टार्स देंगे उतनी ये कहानी और लोगों तक जाएगी। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप करें। और साथ ही साथ इस कहानी के कौन लोग स्टार हैं वो भी मैं आपको बता दें। तो कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर हैं माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।